मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 11th केमिस्ट्री हाइड्रोजन का वन शॉट वीडियो। खत्म करेंगे पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में। और जितने भी बच्चे मेरे साथ सारी की सारी चैप्टर्स पढ़ते आ रहे हैं केमिस्ट्री के, उन्हें तो पता ही है कि वन शॉट वीडियो पूरा देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं क्रिस्टल क्लियर। एग्जैक्टली। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नर हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तैयार है सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। हाइड्रोजन, इतना क्या स्पेशल है यार इसमें कि पूरा का पूरा एक लेसन दे दिया हाइड्रोजन को। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हाइड्रोजन में ऐसा स्पेशल क्या है। अब आप 11th क्लास में हो तो ये बेसिक बातें तो पता ही है कि हाइड्रोजन क्या है। हमारे पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर है 1, इसका एटॉमिक मास 1 है, टू बी मोर प्रिसाइज इट इज 1.00794 एटॉमिक मास यूनिट्स। हाइड्रोजन के अंदर क्या है? एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन नहीं। सबसे खास बात, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है इन केमिस्ट्री। अब बहुत से बच्चों का रिएक्शन होगा, क्या ऐसा एलिमेंट तो कार्बन है, क्योंकि हम कार्बन कंपाउंड्स के बारे में इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं और तो और अलग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और आप कह रहे हो कि हाइड्रोजन बनाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ऐसे सोचो, ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप पढ़ते हो, चाहे वो मीथेन है, इथेन है, इथीन है, बेंजीन है, कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आप पढ़ते हो, क्या उसके अंदर हाइड्रोजन नहीं होता? होता है ना। अगर मीथेन की बात करो, उसमें अगर एक कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन है। इथेन की बात करो, अगर 2 कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन है। तो बेसिकली जब आप ध्यान से देखोगे तो इन सारे कार्बन कंपाउंड्स में कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी चिपके होते हैं, राइट। तो व्हेन वी एक्चुअली नोटिस, जब हम एक्चुअली फोकस करते हैं तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। अब डे टू डे लाइफ में ही देख लो, कार्बन कंपाउंड्स में तो हाइड्रोजन है ही, इसके अलावा पानी, जल ही जीवन है, पानी में हाइड्रोजन है, और पानी नहीं हो तो हम भी नहीं है, राइट। इनफैक्ट प्लांट्स, एनिमल्स, सब के अंदर हाइड्रोजन होता है। बिसाइड्स दैट, अगर आप बात करो चाहे रॉकेट प्रोपेलेंट्स की, चाहे मेटलर्जी की, हर जगह हाइड्रोजन का यूज होता है। तो कुल मिला के हाइड्रोजन स्पेशल है, हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है, और हमें हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना है। तो जब बात करते हैं हाइड्रोजन के हिस्ट्री की, थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन डिस्कवर हुआ था इन 16th सेंचुरी। लैवोशियर ने ये नाम दिया था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब हाइड्रो बोले तो वाटर, पानी, जेन आया है जनरेटर से, जो जनरेट करता है, जो प्रोड्यूस करता है। तो हाइड्रोजन का नाम ये रखा गया कि जो वाटर को प्रोड्यूस करता है, वाटर प्रोड्यूसर। क्यों? क्योंकि उस समय देखा गया कि जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में बर्न किया जाता है तो वाटर बनता है, H2O बनता है। तो वहीं से नाम आया था हाइड्रोजन। तो बच्चा पार्टी, हाइड्रोजन के बारे में इतना सुपर डुपर स्पेशल है क्या? पहला एलिमेंट है, ठीक है, लाइटेस्ट एलिमेंट है, ठीक है। इनफैक्ट यूनिवर्स का मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, ऑलमोस्ट 70% ऑफ इट इज हाइड्रोजन, राइट। चलो, ये तो काफी स्पेशल बात थी। इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो अल्कली मेटल्स के साथ भी सिमिलैरिटी शो करता है और हैलोजेंस के साथ भी। अल्कली मेटल्स कौन हुए? ग्रुप 1 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह। हैलोजेंस क्या हुए? बिल्कुल दूसरे छोर पे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हो गए। तो पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं कि अल्कली मेटल्स और हैलोजेंस जो है ना, वो बिल्कुल 2 एंड पर हैं। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से काफी अलग है, बट पता नहीं कैसे हाइड्रोजन इन दोनों को रिजेंबल करता है। तो चलो देखें कैसे। सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स यानी कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स को रिजेंबल करता है। तो सबसे पहला रिजेंबलेंस तो है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आप हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये होगा 1s1। उसके नीचे चले जाओ लिथियम पे तो होगा 1s2 2s1। उसके नीचे चले जाओ सोडियम पे तो होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। तो जैसे जैसे आप ये ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स को देखोगे, सबके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है।
दूसरा सिमिलैरिटी देखो, अब चूंकि सबके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है तो भैया सबको स्टेबल होना है, किसी को वो एक इलेक्ट्रॉन लेके अनस्टेबल नहीं बैठना है। तो सब क्या सोचते हैं कि यार ये इलेक्ट्रॉन को दो और छुट्टी करो, राइट। तो सब चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को दान में देते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाते हैं, स्टेबल बन जाते हैं, क्योंकि सबको तो स्टेबल स्टेट चाहिए, राइट। तो हाइड्रोजन भी इन अल्कली मेटल्स की तरह अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है और बना लेता है H+, ठीक है। तीसरा सिमिलैरिटी देखो, अब ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, और ठीक उसी तरह से हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। हालांकि एक्सेप्शंस आर देयर, अभी उसके बारे में बात नहीं करते, अभी हम इन जनरल बात कर रहे हैं, राइट। तो लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट इट। अब चौथा सिमिलैरिटी है कि ठीक बाकी सारे अल्कली मेटल्स की तरह हमारा ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन है, ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिल करके ऑक्साइड्स बनाता है, हैलाइड्स बनाता है, सल्फाइड्स बनाता है, राइट। तो ये सारी बातें सुन करके किसी को भी लगेगा कि यार हाइड्रोजन तो अल्कली मेटल ही है, देखो सारी चीजें अल्कली मेटल्स जैसी हैं, लेकिन ये स्पेशल है, ये यूनिक है। अभी हम देखते हैं कि कैसे इसकी काफी सारी प्रॉपर्टीज जो हैं ये हैलोजन से मैच करेगी। तो फिर से बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब आप बोलोगे कि मैम मजाक कर रहे हो क्या, अभी तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया कि हाइड्रोजन का अल्कली मेटल से सिमिलर है। अरे वही तो खास बात है कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हैलोजन के साथ भी सिमिलैरिटी है। कैसे? देखो हाइड्रोजन में क्या होता है, 1s1, ठीक है। अब हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, या तो फुल्ली फिल्ड हो उसके पास, करेक्ट। फुल्ली फिल्ड क्या होगा हाइड्रोजन का, ऑक्टेट तो होगा नहीं। हाइड्रोजन के लिए जो नियरेस्ट फुल्ली फिल्ड स्टेबल स्टेट है दैट इज डुप्लेट, राइट। तो उसके पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो तब भी वो स्टेबल हो सकता है, और अगर उसके पास जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको वो छोड़ दे तब भी वो स्टेबल हो सकता है। और इसी चक्कर में इसके दोनों के साथ सिमिलैरिटी हो जाती है। तो अब अल्कली मेटल की तरह कई बार हाइड्रोजन जो है अपना उस एक इलेक्ट्रॉन को दे के H+ बना लेता है, और कई बार हाइड्रोजन एक और इलेक्ट्रॉन ले करके H- बना लेता है, और तब उसका बिहेवियर किसके जैसे हो जाता है, हैलोजेंस की तरह। अगर आप फ्लोरीन को देखो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p5, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल बन जाएगा। क्लोरीन को देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाके तो स्टेबल हो जाएगा। तो F-, Cl- ये सारे आयंस बनाते हैं हैलोजेंस, और उसी तरह हाइड्रोजन भी बना सकता है H- आयन। तो हो गया ना सिमिलैरिटी हैलोजन के साथ। तो यानी कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर जो है दैट इज जस्ट लाइक हैलोजेंस। इतना ही नहीं, कंपाउंड फॉर्मेशन की बात करो तो जिस तरह से हैलोजेंस बनाते हैं, ठीक उसी तरह से हैलोजेंस जैसे हैलाइड्स बनाते हैं, उसी तरह से हाइड्रोजन भी अपना हाइड्राइड बनाता है, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड वगैरह वगैरह। एक और बहुत खास बात जो हाइड्रोजन का सिमिलर है विथ हैलोजेंस, एंड दैट इज वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब सुनने में तो हमें लग रहा था, जब हम अल्कली मेटल्स के साथ सिमिलैरिटी की बात कर रहे थे तो हम कह तो रहे थे कि भाई हाइड्रोजन फटाक से अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और H+ बना देगा, बट भैया ये जान के रखो कि हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, मतलब जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालने के लिए, वो काफी हाई होता है, राइट। अब हैलोजन के साथ भी वही होता है। मान लो फ्लोरीन है, अब फ्लोरीन बोलेगा कि भाई अच्छा भला मेरे पास जो है ना 2p5 है, एक इलेक्ट्रॉन अगर मुझे मिल जाए तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, और यहां पर आके तुम कह रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन दो, मैं क्यों दूंगा, राइट। तो इसीलिए जो हैलोजेंस होते हैं ना उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी डिफिकल्ट होता है, और हाइड्रोजन की भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई। तो हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का ये यूनिक एक बिहेवियर है जिसकी वजह से ये काफी चीजों में अल्कली मेटल्स को रिजेंबल करता है और काफी चीजों में हैलोजेंस को। अब इसके अंदर कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो अल्कली मेटल्स और हैलोजेंस दोनों से डिफरेंट है। जैसे एक तो हाइड्रोजन का वेरी स्मॉल साइज, बिल्कुल छोटू सा है हमारा हाइड्रोजन। जैसे कि H+ आयन जो है इट डजंट एग्जिस्ट फ्रीली। H+ आयन जो है जिसे हम प्रोटॉन भी कहते हैं वो फ्रीली कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, वो किसी ना किसी के साथ कंबाइन कर जाता है, ठीक है। अब इन सारे चक्कर में एक बहुत बड़ा सवाल ये आ गया कि यार पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को डालें कहाँ, हम इसे अल्कली मेटल्स के साथ डालें या फिर हैलोजेंस के साथ डालें या फिर कहीं और ही डाल दें, राइट। क्योंकि इसकी जो यूनिकनेस है ये कुछ ऐसी है कि इसे हम किसी के भी साथ प्रॉपर्ली ग्रुप नहीं कर पा रहे हैं।
तो इसलिए ये डिसाइड किया गया कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटा है, सबसे प्यारा है, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो इसको सबसे पहले डाल देते हैं। तो एक बिल्कुल पीरियोडिक टेबल के ऊपर सबसे पहला एलिमेंट डाल दिया और इसे अलग कर दिया गया बाकी सबसे। तो इसीलिए हालांकि हाइड्रोजन ग्रुप 1 के सबसे टॉप में लाई करता है, बट जब हम ग्रुप 1 एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हम उसमें हाइड्रोजन को काउंट नहीं करते हैं। तो हाइड्रोजन इज प्लेस्ड और इट इज गिवन अ स्पेशल पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। तो अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास अलग होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के टोटल 3 आइसोटोप्स होते हैं। जाहिर सी बात है कि इन तीनों का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1, लेकिन इनके जो एटॉमिक मास हैं वो अलग होते हैं। क्या होते हैं? वो होते हैं 1, 2, 3। तो इन तीनों के 3 नाम दिए गए हैं, जो कि है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो जो प्रोटियम है ये वही वाला हाइड्रोजन है जिसकी हम आमतौर पे बात करते हैं, मतलब ये इसका रिलेटिव एबंडेंस बहुत हाई है, तो अधिकतर जगह यही पाया जाता है। इसीलिए आमतौर पर हम जिस हाइड्रोजन की बात करते हैं दैट इज प्रोटियम, जिसका एटॉमिक नंबर इज 1, एटॉमिक मास इज ऑल्सो 1, ठीक है। दूसरा है ड्यूटेरियम, जिसका एटॉमिक नंबर तो 1 है बट एटॉमिक मास इज 2, इसे हम हेवी हाइड्रोजन भी कहते हैं। और तीसरा है ट्रिटियम, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास 3 है, और ये बहुत बहुत रेयर होता है, वेरी रेयर। ये अपर एटमॉस्फेयर में बनता है और ये नेचर में रेडियो एक्टिव भी होता है। अब ऐसा पाया गया है कि ये जो तीनों आइसोटोप्स हैं, चूंकि इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है तो इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है। इस वजह से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। हालांकि फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो रिएक्शन का जो रेट है ना, जैसे जिस तरह से प्रोटियम रिएक्ट करेगा किसी भी कंपाउंड के साथ, उसी तरह से ड्यूटेरियम और ट्रिटियम भी करेगा, जस्ट दैट जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। अब अगर बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की तो हम देखते हैं कि उसमें हमें फ़र्क दिखता है, दैट इज़ बिकॉज इनके एटॉमिक मास अलग अलग हैं। तो हम देखते हैं चाहे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इन चीज़ों की बात करो तो इन तीनों आइसोटोप्स में काफ़ी फ़र्क दिखता है। अमेजिंग। तो चलो अब हम बात करने वाले हैं हाइड्राइड्स के बारे में। हम ये नोटिस करते हैं कि जो डाई हाइड्रोजन यानी कि H2 है, ये नॉर्मल कंडीशंस में सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके बनाते हैं हाइड्राइड्स। हालांकि इसका एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि दे आर लाइक साधु, मतलब वो ना देश दुनिया से ऊपर उठ चुके हैं। उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि यार इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है। वो क्या है, वो नॉन रिएक्टिव है, उन्हें किसी से रिएक्ट नहीं करता है, वो स्टेबल हैं, वो स्टेबल रहना चाहते हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हैं, राइट। तो वैसे ही हैं हमारे नोबल गैसेस। तो उनकी बात अगर छोड़ दो तो उनके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो करके हाइड्रोजन बनाता है हाइड्राइड्स, जैसे कि लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड एंड सो ऑन। तो हाइड्राइड्स जो है ये 3 टाइप्स के होते हैं, आयोनिक हाइड्राइड्स, कोवेलेंट हाइड्राइड्स एंड मेटालिक हाइड्राइड्स। तो चलो सबसे पहले समझते हैं आयोनिक हाइड्राइड्स। ये कब बनते हैं? जब हाइड्रोजन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है। और हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हमें कहाँ मिलता है? हमें मिलता है एस ब्लॉक में, एग्जैक्टली यानी कि ग्रुप 1 वाले अल्कली मेटल्स या फिर ग्रुप 2 वाले अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं जब ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर के हाइड्राइड्स बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं आयोनिक हाइड्राइड्स, जैसे कि लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड, ये सारे आयोनिक हाइड्राइड्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो चलो फटाफट से आयोनिक हाइड्राइड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, हैविंग व्हाइट और ग्रेइश कलर, जनरली इस तरह के कलर होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, दैट इज वेरी स्पेसिफिक शेप, एकदम जगह जगह पे क्रिस्टल लैटिस के अंदर इसके एटम्स या आयंस बंधे होते हैं। नॉट जस्ट दैट, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, हाई डेंसिटी होती है, सब जो है बिल्कुल पास पास होते हैं, तो ऑब्वियसली जो डेंसिटी है वो काफी ज्यादा होती है। हाई एंथैल्पी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट, reacts vigorously with water, ethanol and ammonia, मतलब चाहे वो H2O हो या फिर C2H5OH हो, इथेनॉल या फिर अमोनिया हो NH3, सभी के साथ ये बहुत विगरसली रिएक्ट करते हैं। लिथियम हाइड्राइड
एक एक्सेप्शन है, इसके अलावा बाकी जितने भी हाइड्राइड्स हैं दे अंडरगो कंबशन व्हेन हीटेड इन एयर। ठीक है, एयर में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में दे अंडरगो कंबशन। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? जो दूसरों को रिड्यूस करा देते हैं, राइट? ये बताने की जरूरत नहीं है, रेडॉक्स रिएक्शन वाले लेसन में हमने पढ़ा था व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, राइट? चलो, तो ये तो हो गया आयोनिक हाइड्राइड्स। तो अब हम बात करेंगे कोवेलेंट हाइड्राइड्स की। तो इस तरह के हाइड्राइड्स तब बनते हैं जब हाइड्रोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है। तो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमें कहाँ मिलता है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एग्जैक्टली, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जैसे कि चाहे नाइट्रोजन है, चाहे ऑक्सीजन है, चाहे कार्बन है, ये सारे हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। मीथेन जैसे कि अमोनिया NH3, जैसे कि वाटर H2O, ये सारे कोवेलेंट हाइड्राइड्स के एग्जाम्पल्स हैं। इस तरह के हाइड्राइड्स में जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इसीलिए इनका नाम है कोवेलेंट हाइड्राइड्स। अब कोवेलेंट हाइड्राइड्स के अंदर भी 3 कैटेगरीज होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, एक होता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। तो अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो उसमें हम बात करेंगे जैसे कि BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड। वहां पर हम देखते हैं कि जो हमारा सेंट्रल एटम बोरोन होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसके पास उतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं जितने होने चाहिए। इसका हालांकि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है, बट दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। दूसरी तरफ जब हम बात करेंगे मीथेन की, यानी कि CH4, वहां पे हम देखेंगे कि जो हमारा सेंट्रल एटम है उसके पास एग्जैक्टली उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने होने चाहिए थे। तो ये है एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड का। और वहीं अगर हम बात करें एमोनिया यानी कि NH3, जिसका होता है पिरामिडल शेप कुछ इस तरह का, वहां पर हम देखते हैं कि जो हमारा सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है उसने सारे बॉन्ड्स बना लेने के बाद भी उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं। तो ये है एक एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड का। तो चलो अभी इन तीनों कैटेगरी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो हमारे पास ये 3 कैटेगरीज की हाइड्राइड्स हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड्स हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, डेफिशिएंट मतलब जिसके पास कमी है, रिच मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और प्रिसाइज मतलब एग्जैक्टली जितने चाहिए उतने ही है। ठीक है, तो ऐसे वाले हाइड्राइड्स किसके साथ बनते हैं? ग्रुप 13 के साथ बनते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स, जैसे कि BH3, ALH3। ठीक है, कैसे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? चलो स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो अगर हम लुईस स्ट्रक्चर बनाए तो जो बोरॉन है इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3, 1 2 3। अब ये तो 3 इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के 3 हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा और इस तरह से बनेगा BH3। बट अगर मैं बोरॉन सेंट्रल एटम को खाली देखूं तो बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। तो मतलब बोरॉन के पास क्या ऑक्टेट है? नहीं है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, राइट? 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है टू फॉर्म ऑक्टेट, करेक्ट? तो इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। ठीक है, तो इस तरह के हाइड्राइड्स हम देखते हैं कि ग्रुप 13 वाले एलिमेंट्स के साथ बनते हैं। चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज बोले तो जैसे कि CH4 मीथेन की अगर हम बात करें तो लेट अस से दिस इज कार्बन। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये चारों जो है 4 हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो अगर अब हम सेंट्रल एटम को देखें तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8। तो मतलब ये एग्जैक्टली जो है अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। जितने इलेक्ट्रॉन इसे पूरे करने थे उतने इलेक्ट्रॉन इसे कर लिए। तीसरा कैटेगरी है इलेक्ट्रॉन रिच। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अमोनिया का। अब ये बनता है ग्रुप 15 16 17 के एलिमेंट्स के साथ। तो अमोनिया का एग्जाम्पल लेते हैं। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब इसमें से क्या हुआ? जैसे मान लो 3 ने तो बना लिया हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड, ठीक है, और 2 जो है वो ऐसे ही रह गया, ये लोन पेयर रह गया। हमने पढ़ा था, राइट? ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लोन पेयर है। तो अगर अब हम ये देखें
कि यार नाइट्रोजन की क्या कंडीशन है। तो हम ये देख रहे हैं कि नाइट्रोजन ने तीनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, उसके बावजूद भी इसके पास क्या है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। तो यानी कि नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, राइट। तो इस तरह के 3 कैटेगरीज ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स होते हैं। तो अब चलो फटाफट से देखते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला कैरेक्टरिस्टिक, ये सॉफ्ट होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। जबकि अभी अभी जब हम बात कर रहे थे आयोनिक हाइड्राइड्स की, तो उनके हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। तो यहाँ पे लो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ वीक इंटर पार्टिकल फोर्स। जो आपस के अंदर में जो पार्टिकल्स, 2 3 4 5 पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स है वो कमजोर होता है। इसकी वजह से लो मेल्टिंग पॉइंट, आसानी से मेल्ट हो जाता है, आसानी से बॉयल हो जाता है, ठीक है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, more soluble in organic solvent as they are covalent in nature, right? जो covalent होते हैं वो किसमें, कौन से वाले solvent में soluble होते हैं, organic solvent में। और जो ionic होते हैं वो soluble होते हैं polar solvent में। strong reducing agent, ये भी काफी strong reducing agent होते हैं, दूसरों को reduce कर देते हैं। इसके अलावा some of them react with water to liberate hydrogen gas, तो इनमें से कुछ ऐसे होते हैं हाइड्राइड्स जो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। इन अ गिवन रो ऑफ पीरियोडिक टेबल, कोवेलेंट हाइड्राइड्स बिकम मोर एसिडिक एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे किसी भी रो में, किसी भी पीरियड में, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो हाइड्राइड्स हैं ये ज्यादा एसिडिक होते जाते हैं जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। तो लेफ्ट से राइट की तरफ मोर एसिडिक होते जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे मेटालिक हाइड्राइड्स के बारे में। मेटालिक हाइड्राइड्स, नाम से क्या लग रहा है, क्या होंगे ये, गेस करो, कर ही सकते हो। जब हाइड्रोजन मेटल के साथ कंबाइन करेगा तब वो बनाएगा मेटालिक हाइड्राइड्स। बट सवाल ये उठता है कि ये किस तरह के मेटल्स की हम बात कर रहे हैं। तो देखो, थोड़ा लॉजिक लगाओ। अभी तक हमने जो भी बातें की उसमें हमने कहा कि यार आयोनिक हाइड्राइड्स बनाएगा किसके साथ, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाएगा किसके साथ, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। तो बचा क्या, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और वो क्या है, वो है ट्रांजिशन मेटल्स। तो यानी कि हाइड्रोजन जब ट्रांजिशन मेटल्स के साथ कंबाइन करे तब वो बनाता है मेटालिक हाइड्राइड्स। अब इन हाइड्राइड्स में एक खास बात पाई गई, देखा गया कि इन हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन जो है वो इंटरस्टिशियल पोजीशंस ऑक्यूपाई करता है। अब आप पूछोगे इंटरस्टिशियल पोजीशन क्या होता है, तो किसी भी लैटिस में जैसे जो एटम्स होते हैं या जो आयन्स होते हैं उनके पोजीशन फिक्स्ड होते हैं, राइट, कि यहाँ 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 जो है एटम्स रहेंगे। अब उन पोजीशन के बीच वाली जो जगहें होती हैं, जो बीच वाले पोजीशंस होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटरस्टिशियल पोजीशन या फिर इंटरस्टिसेस। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि आपकी क्लास में चेयर लगी हुई है, चेयर नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब हर चेयर में एक एक बच्चा बैठ गया, 1 में 2 में 3 में 4 में 5 में, सब में बैठ गया। अगर कोई बच्चा आया जब सारे चेयर्स फुल हो चुके हैं या नहीं भी हुए हैं, अगर 2 चेयर के बीच में कोई बच्चा बैठ जाए तो वो जो पोजीशन है दैट इज इंटरस्टिशियल पोजीशन। ठीक है, समझ आई बात। तो उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल पोजीशन। चूंकि हाइड्रोजन इंटरस्टिशियल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, इसीलिए इस तरह के हाइड्राइड्स को, मेटालिक हाइड्राइड्स को इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी कहा जाता है। इनफैक्ट ऐसा देखा गया है कि कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि पैलेडियम, प्लैटिनम, ये अपने अंदर लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन को स्टोर कर सकते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। जैसे आप स्पॉन्ज के बारे में सोचो, स्पॉन्ज देखा होगा आपने, कैसा दिखता है। जैसे मान लो ये इतना बड़ा सा स्पॉन्ज दिख रहा है, बट ये पोरस है, इसके अंदर छेद है, पोर है, और इसके अंदर काफ़ी सारा खाली जगह है। तो जब आप इसके अंदर कुछ भी डालते हो, मान लो पानी डाला या कुछ भी डाला, वो सब कुछ इसके अंदर के वो जो पोर्स है ना उसमें फिल हो जाता है, तो वो ये अपने अंदर उन सबको स्टोर कर लेता है। ठीक उसी तरीके से ये जो एलिमेंट्स हैं ये अपने अंदर खूब सारा हाइड्रोजन को स्टोर कर लेते हैं, एंड दीज एलिमेंट्स एक्ट एज हाइड्रोजन स्टोरेज मीडिया। और ये जो फैक्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज वेरी यूजफुल, क्योंकि फ्यूचर में जैसे हम हाइड्रोजन को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करने का सोच रहे हैं, तो वहां पर हाइड्रोजन स्टोरेज बहुत क्रिटिकल होगा और वहां पर ये वाली प्रॉपर्टी काफी काम आएगी। चलो फटाफट से देखते हैं मेटालिक हाइड्राइड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला कैरेक्टरिस्टिक, दे आर जनरली पाउडर्स और ब्रिटल सॉलिड्स हैविंग डार्क और मेटालिक अपीयरेंसेस। ब्रिटल मतलब जो टूट जाए, ठीक है, दैट इज ब्रेकेबल। तो इस तरह के सॉलिड्स होते हैं मेटालिक हाइड्राइड्स और इनका अपीयरेंस काफी मेटल के जैसा ही होता है।
दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी जो है इट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। हाई थर्मल कंडक्टिविटी, मोस्ट ऑफ द हाइड्राइड्स आर हार्डर देन पेरेंट मेटल। नॉर्मली मेटल्स भी हार्ड होते हैं बट जो मेटालिक हाइड्राइड्स होते हैं वो और ज्यादा हार्ड होते हैं। अंडरगो रिवर्सिबल decomposition into hydrogen gas and metal, on heating they release hydrogen in atomic state। मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और हीट करने पे एटॉमिक हाइड्रोजन भी रिलीज करते हैं। अब यहां पर एक एक्सेप्शन है बच्चों, डी ब्लॉक के कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो हाइड्राइड्स नहीं बनाते हैं, जैसे कि ग्रुप नंबर 6, 7, 8, 9। ये 4 ऐसे ग्रुप्स हैं जो हाइड्राइड्स नहीं बनाते हैं सिवाय एक एलिमेंट के, और वो है क्रोमियम। तो ग्रुप 6 का सिर्फ एक लौता एलिमेंट है क्रोमियम, जो हाइड्रोजन के साथ मिलकर के क्रोमियम हाइड्राइड बनाता है। अदरवाइज 6, 7, 8, 9 में से कोई भी हाइड्राइड नहीं बनाता है और इसे हम कहते हैं हाइड्राइड गैप। तो मेरे प्यारों बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं वाटर के बारे में। अब हाइड्रोजन के बारे में डिस्कशन हो और उसमें वाटर ना आए तब तो डिस्कशन ही इनकम्प्लीट रह जाएगा, राइट। जैसा कि हम सभी को पता है कि वाटर यानी कि जल ही जीवन है। वाटर जो है उसके बिना लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, सबको पानी की ज़रूरत है। इनफैक्ट अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर 65% वाटर है। अगर प्लांट्स की बात करें तो कुछ कुछ प्लांट्स में तो 95% वाटर है, राइट। इतना ही नहीं, वाटर इज़ अ ग्रेट सॉल्वेंट। इसके अंदर काफ़ी तरह के, हर तरह के आयंस जो हैं आराम से डिजॉल्व हो जाते हैं आसानी से। और इतना ही नहीं, वाटर को हम बड़ी ही आसानी से दूसरे स्टेट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे पानी को हम आसानी से सॉलिड स्टेट में ले जा सकते हैं, जैसे कि आइस। पानी को हम बड़ी ही आसानी से वेपर स्टेट में भी ले जा सकते हैं, जैसे कि वाटर वेपर। तो चलो अब हम बात करते हैं वाटर के स्ट्रक्चर की। तो अगर शेप की बात करें तो वाटर इज अ बेंट मॉलिक्यूल। इस तरह का बेंट शेप होता है। तो यहाँ पर ये रेड वाली बॉल रिप्रेजेंट कर रही है ऑक्सीजन और ये ब्लू वाले बॉल्स हैं हाइड्रोजन। नाउ हाइड्रोजन का साइज ऑब्वियसली छोटा होता है बट दिस इज जस्ट अ डेमो, जिससे आपको आइडिया लगे कि शेप कैसा होता है। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ इज अप्रॉक्सीमेटली 95.7 पिकोमीटर और ये जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 104.5 डिग्री। अगर इसके पोलैरिटी की बात करें तो हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो हाइड्रोजन है वो बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है एंड एज अ रिजल्ट इट इज हाईली पोलर मॉलिक्यूल विथ अ नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ 1.84 डेबाई। अगर हम बात करें इसके हाइब्रिडाइजेशन की, तो जैसा कि हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा था कि वाटर का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, जिसकी वजह से इसका ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल। लेकिन चूंकि वाटर के अंदर 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ये बॉन्ड बना रहे होते हैं हाइड्रोजन के साथ, और 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के होने की वजह से इसका जो शेप है दैट इज बेंट शेप या फिर इसे एंगुलर शेप भी कहा जाता है। तो चलो फटाफट से एक बार हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। यार सबको याद होगा मैंने पढ़ाया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कहाँ पे पढ़ाया था? ये केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा था हमने, जिसके अंदर हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था और हमने देखा था कि किस तरह से हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। और ठीक उसी प्रोसेस से आप वाटर की भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, और जब आप निकालोगे तो आपको मिलेगा कि हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि जब 1s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल्स साथ में कंबाइन करके बनाते हैं 3sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है। तो अगर हम वाटर की बात करें तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जो कि होगा 1s2 2s2 2p4, यानी कि इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 + 4 दैट इज 6। तो इसे अगर हम इस तरह से ब्लॉक बना के इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को डालें तो कुछ इस तरह से होगा 2s2 और 2p4। 2p4 में हमने ऐसे क्यों डाला? ऐसे ही डालते हैं हमने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स लॉ, ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं। तो 2p में हम पहले सब में एक एक डालेंगे, जब सारे सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाएंगे तब हम इनको पेयर अप करना शुरू करेंगे। और पेयरिंग अप ऑब्वियसली हमेशा ऑपोजिट स्पिन्स में होती हैं।
ठीक है, ये तो बेसिक बातें हैं जो हम पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में। अगर किसी ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से जाके देख लो उस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिर यहां पर क्या होता है, होता कुछ यूं है कि s, ये जो 2s है और ये जो 2p ऑर्बिटल्स हैं, ये सारे जो है मिक्सअप होकर के क्या बनाते हैं, ये सारे मिक्सअप होके बनाएंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अगर इसे इस तरीके से देखो, मतलब इसका स्ट्रक्चर अगर देखो तो यहां पर क्या दिख रहा है, जो स्फेरिकल वाला है वो है 2s और ये वाले जो डंबल शेप वाले हैं वो क्या है, p ऑर्बिटल्स। तो ग्रीन कलर के जो है उसके अंदर क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले हैं, जो ब्लू वाला है उसके अंदर पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। अब क्या होगा, 2 हाइड्रोजन के एटम्स आएंगे। ठीक है, तो देखो 2 हाइड्रोजन के एटम्स इस तरीके से आएंगे और फिर क्या होगा, ये 2 हाइड्रोजन एटम के साथ ये जो ग्रीन वाले थे ये क्या बना देंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो यहां पर बन जाएगा एक सिग्मा बॉन्ड, यहां पर बन जाएगा एक सिग्मा बॉन्ड। सो दैट इज बेसिकली द सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और ये ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर बेसिकली द लोन पेयर्स। ठीक है, जो वेल्ले रह जाते हैं, वेल्ले पेयर्स, याद है हमने पढ़ा था, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हाइब्रिडाइजेशन, इसका जो जियोमेट्री होता है, जियोमेट्री यहाँ पे क्या होता है, टेट्राहेड्रल, क्योंकि जहां पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है वहां की जियोमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। ये भी हमने पढ़ा था उसी लेसन में। बट अगर हम इसके शेप की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि चूंकि ऊपर जो है लोन पेयर है तो बेसिकली ये दिखता कैसा है, इसका शेप कुछ इस तरह का दिखता है। तो इस शेप को हम कहते हैं बेंट शेप या फिर एंगुलर शेप। ठीक है, तो ये था हमारा वाटर का sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो चलो अब बात करते हैं वाटर के क्रिस्टलिन फॉर्म का। अभी मैं बता रही थी ना कि बड़ा आसान होता है वाटर को उसके सॉलिड फॉर्म में ले जाना, उसके वेपर फॉर्म में ले जाना। तो क्या होता है वाटर का सॉलिड फॉर्म, आइस। एग्जैक्टली। तो अगर हम आइस की बात करें तो हम देखते हैं कि आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है। ऐसा लगता नहीं है बट ऐसा होता है। अगर आपने कभी ये गौर किया हो कि जो आइस क्यूब्स है इन्हें जब आप पानी में डालते हो तो क्या होता है, आइस क्यूब्स वाटर के ऊपर, पानी के ऊपर देखो फ्लोट कर रही होती है। क्यों? क्योंकि इनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। इनफैक्ट इसी प्रॉपर्टी के बेस्ड हम एक चीज नेचर में ऑब्जर्व करते हैं कि लेक्स के ऊपर विंटर सीजन में क्या होता है कि जो पानी होता है ना वो जम जाता है बिकॉज द टेम्परेचर ड्रॉप्स डाउन सो मच। एज अ रिजल्ट लेक के ऊपर एक आइस का लेयर बन जाता है और ये लेयर जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस लेक के अंदर जितने एक्वेटिक लाइफ है उनके लिए। क्यों? क्योंकि ये जो आइस की जो लेयर बन जाती है इट प्रोवाइड्स थर्मल इंसुलेशन, मतलब बाहर की जो ठंडक है ना उससे समझ लो एक तरह से एक ब्लैंकेट का काम करती है सारे ऑर्गेनिजम्स जो उस लेक में रहते हैं उन सब के लिए। तो इसीलिए इस तरीके से ये उस लेक के सारे ऑर्गेनिजम्स को सेफ रखती है ड्यूरिंग द विंटर सीजन एंड देयरफॉर दिस इज ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो अब हम बात करते हैं आइस के स्ट्रक्चर की। हम देखते हैं कि आइस का स्ट्रक्चर होता है एक हाईली ऑर्डर्ड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट। तो इस पे अगर हम थोड़ा और गौर करें तो हम देखेंगे कि हर एक ऑक्सीजन एटम जो है वो 4 और ऑक्सीजन एटम से इस तरह से टेट्राहेड्रली कनेक्टेड है। ये एक टेट्राहेड्रन है, बीच वाला अगर एक ऑक्सीजन एटम है तो ये 1 2 3 4 और ऑक्सीजन एटम से इस तरह से कनेक्टेड है। इतना ही नहीं, आइस के स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है ये तो हमने केमिकल बॉन्डिंग वाले लेसन में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट से जाके देख लो। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के होने की वजह से ओवरऑल ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज मोर लाइक अ ओपन स्ट्रक्चर, खुला खुला सा स्ट्रक्चर है और अंदर आप देखो काफी सारे वाइड होल्स हैं, बड़े बड़े खाली जगहें हैं और इसकी वजह से ओवरऑल आइस की डेंसिटी वाटर से कम है। और उसी के वजह से जैसा कि अभी अभी हमने देखा कि आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रही है। तो चलो फटाफट से अब वाटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। कलरलेस एंड टेस्टलेस, कोई स्वाद नहीं होता है सच, ना तो मीठा होता है, ना नमकीन होता है, ना कड़वा होता है, तो इट्स लाइक टेस्टलेस और कलरलेस भी होता है। हाई फ्रीजिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन, ये सारी चीजें हाई होती है वाटर में। Compared to other liquids, water has higher specific heat, thermal conductivity, surface tension, dipole moment and dielectric constant. तो ये सारी चीजें भी वाटर की हाई होती है। इनफैक्ट इसी वजह से आपने देखा होगा कि बाकी सॉल्वेंट के मुकाबले वाटर जो है अधिकतर चीजों को अपने आप में जो है डिसॉल्व कर लेता है, अपने आप में सॉल्यूबल बना लेता है।
ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्सेलेंट सॉल्वेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट एंड एनिमल मेटाबॉलिज्म। जैसा कि मैंने बताया कि वाटर एनीवेज इज अ वेरी वेरी गुड सॉल्वेंट कंपेयर टू अदर लिक्विड्स। Due to hydrogen bonding with polar molecules, even covalent compounds like alcohol and carbohydrates dissolve in water. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वाटर की। नॉर्मली क्या होता है ना, जैसे वाटर जो है इसमें H2O होता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। तो बेसिकली वाटर जो है ये कैसा मॉलिक्यूल है, दिस इज बेसिकली अ पोलर इन नेचर, बट स्टिल हम देखते हैं कि इसके अंदर आयोनिक कंपाउंड्स के साथ साथ कोवेलेंट कंपाउंड्स भी सॉल्युबल होते हैं, और वैसा होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में भी पढ़ा था, राइट। सो एवरीबडी नोज व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरह से वाटर की ये सारी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से वाटर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर लिक्विड्स। अब बारी है केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहले तो वाटर इज न्यूट्रल, ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, और इसका प्रूफ है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता है। दूसरा, स्मॉल डिसोसिएशन, वाटर इज वेरी स्टेबल एंड डज नॉट डिसोशिएट इवन एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में भी ऐसा नहीं होता है कि वाटर जो है ना वो टूट के अपने आयंस में बिखर जाए, बिकॉज इट इज वेरी वेरी स्टेबल। तीसरा प्रॉपर्टी है एम्फोटेरिक। नाउ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एम्फोटेरिक मतलब कोई भी ऐसी चीज जो एसिड की तरह भी बिहेव करे और बेस की तरह भी बिहेव करे, उसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। वाटर में एक खास नेचर है कि वाटर जब किसी एसिड के साथ कंबाइन होता है तब ये बिहेव करने लगता है एज अ बेस, और यही वाटर जब किसी बेस के साथ कंबाइन होता है तब ये बिहेव करने लगता है एज एसिड। अब आप पूछोगे अरे ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज वाटर किसी एसिड के साथ कंबाइन हो रहा है, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड। ये एसिड है, इसीलिए वाटर यहाँ पे बेस की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पर मिलता है H3O प्लस HS-। ठीक है, तो ये एसिड है, यहाँ पर एसिड के साथ वाटर बेस की तरह काम करेगा। ओके अब देखो, जब वाटर कोई बेस के साथ कंबाइन होता है, जैसे मान लो NH3 अमोनिया जो कि बेस है, इसके साथ जब वाटर कंबाइन करेगा तो वाटर विल बिहेव लाइक एसिड एंड इट विल फॉर्म NH4 प्लस OH-। तो बेसिकली यहाँ पर कैसी रिएक्शंस हो रही हैं? एसिड बेस रिएक्शंस हो रही हैं, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं वो वाली रिएक्शंस हो रही हैं। तो वाटर की ये एक बहुत ही ज्यादा खास बात है, इसीलिए हम कहते हैं कि वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर। रेडॉक्स रिएक्शंस, वाटर जो है ना ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, ये रिड्यूस भी हो सकता है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है और एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। अब रेडॉक्स रिएक्शन तो अभी हाल फिलहाल में हमने पढ़ा है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो वाटर जब कंबाइन करता है सोडियम के साथ, ठीक है, ध्यान से देखो इस रिएक्शन को और फिर बताओ कि कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहां पर अगर मैं सोडियम की बात करूं तो पहले Na था और यहां पे जाके क्या बन गया, Na प्लस, क्योंकि ये NaOH के अंदर है, राइट, सो Na प्लस OH माइनस। तो Na से Na प्लस बन गया, यानी कि क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले तो ऑक्सीडाइज, तो मतलब सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड। तो जो बंदा ऑक्सीडाइज होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यानी कि यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, H2O। तो बेसिकली H2O इस केस में इज बिहेविंग लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा पहला एग्जांपल था, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज कि यहां पर है F2 फ्लोरीन, इसके साथ वाटर कंबाइन कर रहा है और उसके बाद बन रहा है 4H प्लस 4F माइनस प्लस O2। ठीक है, यहां पे देखो किसका क्या हो रहा है, देखो फ्लोरीन पहले F2 था और अब F माइनस हो गया, यानी कि फ्लोरीन के अंदर और इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, राइट। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज रिडक्शन। तो फ्लोरीन जो है ये रिड्यूस हो रहा है, तो इसको रिड्यूस कौन कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस केस में वाटर जो है किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो हम देखते हैं कि कुछ कुछ रिएक्शन में वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है, कुछ और रिएक्शंस में वाटर रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। तो ये भी वाटर की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है।
अब बात करते हैं अगले प्रॉपर्टी की वाटर की, जो कि है हाइड्रोलिसिस। वाटर की जो हाइड्रेटिंग टेंडेंसी होती है वो बहुत हाई होती है। व्हाई? बिकॉज ऑफ इट्स हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। जैसा कि मैं बता ही रही थी कि आप देखोगे कि कोई भी सामान को अगर आप पानी में डाल दोगे तो क्या हो जाता है, वो गीला हो जाता है, राइट? बिकॉज वाटर हैज दैट हाइड्रेटिंग टेंडेंसी। ठीक है, तो जैसे अगर हम कोई भी रिएक्शन देखें, फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन क्लोराइड का अगर हम ये कंपाउंड देखें, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इसके साथ जैसे ही हम वाटर को कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, सिलिकॉन का ऑक्साइड मिल जाता है प्लस 4HCl मिल जाता है। ठीक है, तो हम यही देखते हैं कि वाटर के साथ किसी भी सब्सटेंस का हाइड्रोलिसिस होने का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो बहुत हाई होता है। इसके बाद आती है अगली प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं हाइड्रेट फॉर्मेशन। मतलब कि वाटर जो है इट कंबाइंस विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रेट्स। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे केसेस में आप देखोगे कि एक्वस सॉल्यूशन में से, फॉर एग्जांपल BaCl2 का ही एग्जांपल ले लो, ये जो है अगर वाटर के साथ कंबाइन करेगा तो ये बना देता है BaCl2 2H2O। उसी तरह अगर आप कॉपर सल्फेट की बात करो, CuSO4 वाटर के साथ कंबाइन करके बना देगा CuSO4 5H2O, राइट? तो इसे हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे हाइड्रेट्स। तो बहुत सारे इस तरह के कंपाउंड्स एक्वस सॉल्यूशन में से बहुत सारे जो सॉल्ट्स हैं दे आर क्रिस्टलाइज्ड एज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। तो ये कुछ वाटर की स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जो हमें हर कंपाउंड में या हर लिक्विड में देखने को नहीं मिलती है। इट इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट, बार बार ये बात आ ही रही है बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जब हम वाटर की बात करते हैं। और ये इतना अच्छा सॉल्वेंट क्यों है, बिकॉज ऑफ इट्स पोलर कैरेक्टर। ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए भी एक अच्छा सॉल्वेंट है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, जिसकी वजह से ये कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए भी एक अच्छा सॉल्वेंट है। क्या आपने कभी इस तरह की कॉन्वर्जेशन सुनी है कि हम किसी नए जगह में शिफ्ट हुए हैं या फिर किसी नए शहर में शिफ्ट हुए हैं और यार यहाँ पे शिफ्ट होते ही ना मेरे बाल झड़ने लगे क्योंकि यहाँ का पानी अच्छा नहीं है, यहाँ के पानी में ना अच्छे से कपड़े धुलते नहीं हैं, अच्छे से उसकी गंदगी साफ नहीं होती है क्योंकि यहाँ का पानी अच्छा नहीं है। क्या कभी नोटिस किया है कि जो प्लास्टिक की बकेट हम जनरली यूज़ करते हैं पानी स्टोर करने के लिए ऑन रेगुलर बेसिस, उसके नीचे ना एक लाइट ब्राउन कलर की एक लेयर टाइप की आ जाती है, राइट? क्यों आती है? क्योंकि हम कहते हैं कि यहाँ का जो पानी है ना वो अच्छा नहीं है, यहाँ हार्ड वाटर आता है। तो क्या होता है ये हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, वही डिस्कस करेंगे हम अभी इस टॉपिक के अंदर। तो देखो, जैसा कि हम सभी को पता है कि जो ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है वो होता है रेन वाटर। अब बहुत से बच्चे कह रहे होंगे क्या बात कर रहे हो, रेन वाटर में तो कितनी गंदगी होती है। वेल, गंदगी तो होती है तब होती है जब वो इतने सारे पॉल्यूटेंट से मिक्सअप होता है, बट एज सच जो रेन वाटर होता है दैट इज ऑलमोस्ट प्योर। लेकिन ये जो रेन वाटर है, बारिश का जो पानी है, ये ज़मीन से बहती रहती है और जब ये बहती रहती है, चूंकि वाटर एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, तो ये बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर डिसॉल्व करता रहता है, बहुत सारे सॉल्ट्स को अपने अंदर डिसॉल्व करता रहता है। तो वाटर के अंदर जब कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स डिसॉल्व हो जाते हैं ईदर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स और सल्फेट्स और क्लोराइड्स, तो मेरा जो वाटर है वो बन जाता है हार्ड वाटर। ठीक है, अब आप पूछोगे कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर है? फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि जो हार्ड वाटर होगा वो पानी के साथ झांक देता ही नहीं है या फिर बहुत कम देता है। नोटिस किए होगे ना आप, जैसे साबुन है या शैम्पू है या कोई भी इस तरह की चीज़ है, जैसे ही आप उसको पानी के साथ रगड़ते हो तो खूब सारा झांक मिलता है, राइट? लेकिन अगर आपको झांक नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि वो हार्ड वाटर है। ठीक है, और दूसरी तरफ जो पानी इस तरह के सॉल्ट से फ्री है, जिसके अंदर इस तरह के कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स नहीं है, वो सॉफ्ट वाटर होता है। वो सोप के साथ बिल्कुल आसानी से झांक देता है। तो बेसिकली झांक से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पानी सॉफ्ट वाटर है या फिर हार्ड वाटर है। ठीक है, सॉफ्ट वाटर जो है वो बहुत अच्छा होता है इन द सेंस कि वो डिटर्जेंट्स वगैरह जो हम यूज़ करते हैं कपड़ों की क्लीनिंग के लिए, उसके लिए अच्छा होता है। जैसे हम हेयर वॉश वगैरह करते हैं उसके लिए भी अच्छा होता है। तो बेसिकली क्लीनिंग पर्पस के लिए सॉफ्ट वाटर इज़ ऑलवेज बेटर। बट अब सवाल ये उठता है कि चलो हार्ड वाटर में अगर ये सॉल्ट्स हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं, तो ये हैं तो क्या उससे झांक ना देने का क्या लिंक है? सोप के अंदर होता है सोडियम स्टीयरेट।
जब सोप हार्ड वाटर के साथ मिक्स होता है, हार्ड वाटर के अंदर क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स, तो ये दोनों साथ में मिल करके बना देते हैं कैल्शियम या मैग्नीशियम स्टीयरेट, जो कि एक प्रेसिपिटेट है, यानी कि वो सॉल्यूबल नहीं है। तो एज अ रिजल्ट ये हमें एक लेयर की तरह दिखता है जिसे हम कहते हैं स्केल। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रही थी ना कि बकेट के नीचे लेयर दिखती है, तो वो लेयर क्या है, वो लेयर ऐसे ही बनती है, ठीक है। उसी तरह से जब आप कपड़े धो रहे होते हो तो वहां पर भी आपका ये प्रेसिपिटेट एक स्केल की तरह ये एक लेयर बनते रहता है, जिसकी वजह से बहुत इफेक्टिवली वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स नहीं हो पाती है और डर्ट बहुत इफेक्टिवली रिमूव नहीं होती है आसानी से। अब ये जो हार्डनेस होती है वाटर के अंदर, ये भी दो तरह की होती है, एक होती है टेम्पोररी हार्डनेस, एक होता है परमानेंट हार्डनेस। तो टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर का मतलब है कि जो वाटर में जो हार्डनेस आई है दैट इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स, ठीक है। मैंने बताया था कि जो हार्डनेस ऑफ वाटर होती है ये बहुत फॉर्मेट में होती है, ये कार्बोनेट फॉर्म में हो सकती है, ये सल्फाइड फॉर्म में हो सकती है, ये क्लोराइड फॉर्म में हो सकती है। तो जब ये कार्बोनेट फॉर्म में होती है तब उसे हम कहते हैं टेम्पोररी हार्डनेस। और टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर को हम दो तरीके से रिमूव भी कर सकते हैं। एक तो सिंपल बॉइलिंग, सिर्फ बॉइलिंग से ही टेम्पररी हार्डनेस चली जाती है, और दूसरा है क्लार्क्स मेथड। तो चलो इन दोनों तरीकों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो कैसे रिमूव करते हैं हम टेम्पररी हार्डनेस? बाय बॉइलिंग। बॉयल करने से ही टेम्पररी हार्डनेस चला जाएगा। कैसे? अब देखो, हार्डनेस किसकी वजह से होता है? हार्डनेस होता है इसकी वजह से, जैसे मान लो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की हम बात करते हैं, इसके होने की वजह से ही तो हार्डनेस होता है। अब खास बात ये होती है कि ये जो कंपोनेंट होता है ये वाटर में सॉल्यूबल होता है। तो इसलिए अब जैसे हार्ड वाटर होता है, आपको दिखता थोड़ी है कि अलग से उसमें कुछ पड़ा हुआ है, क्योंकि जो उसके अंदर ये जो मैग्नीशियम का सॉल्ट होता है वो उसके अंदर अच्छे से मिला हुआ होता है, सॉल्यूबल होता है। बट जब हम इसे बॉयल कर देते हैं, बॉयल कैसे करेंगे? हीट करेंगे ऑब्वियसली। तो जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, जो कि इनसॉल्यूबल होता है। इसीलिए ये प्रेसिपिटेट की तरह नीचे जमा हो जाता है, और साथ में क्या मिलता है? साथ में CO2 रिलीज होता है, ठीक है। अब चूंकि ये प्रेसिपिटेट की तरह हमें मिलता है तो दिस कैन बी फिल्टर्ड, इसको हम आराम से छान सकते हैं और हटा सकते हैं, और इस तरीके से हमारा हार्ड वाटर जो है उसमें से ये हट जाएगा, ये मैग्नीशियम का जो कंपोनेंट है, मैग्नीशियम आयंस जो है उसमें से हट जाएंगे और ये मेरा सॉफ्ट वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो मेजरली जो हार्ड वाटर होता है उसमें होता क्या है? ये मैग्नीशियम या कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं। तो देखो व्हाट हैपेंस, अगर कैल्शियम होता, जैसे मान लो अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता, तो उस केस में क्या होता? इसको भी जब हम हीट करते तो क्या मिल जाता हमें? CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिलता, प्लस H2O प्लस CO2। तो ये चूंकि प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिलता तो इसे भी हम फिल्टर आउट कर लेते, ठीक है। अब दूसरा एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं क्लार्क्स मेथड। तो ये क्लार्क्स मेथड क्या होता है? क्लार्क जो है ना, इस क्लार्क्स मेथड के अंदर हम बेसिकली करते ये हैं कि हम लाइम को ऐड करते हैं हार्ड वाटर में। सो लाइम इज एडेड टू हार्ड वाटर, ठीक है। सो व्हाट इज लाइम? चलो उससे पहले देखते हैं। अब हार्ड वाटर में लेटर से CaHCO3 है, इसमें हमने लाइम ऐड किया, दैट इज CaOH2, दिस इज लाइम। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है? हमें वापस से CaCO3 मिल जाता है, जो कि एक प्रेसिपिटेट है, और चूंकि ये प्रेसिपिटेट की तरह मिलता है तो दिस कैन बी फिल्टर्ड आउट, और इस तरीके से जो हार्ड वाटर है उसमें से मेरे कैल्शियम आयंस हट जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह का रिएक्शन होगा मैग्नीशियम के साथ भी। तो जो मैग्नीशियम के भी सॉल्ट्स हैं, लेट्स से MgHCO3, इसके साथ जब हम CaOH2 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा CaCO3 प्लस MgOH2 प्लस 2H2O। तो यहाँ पर जो है CaCO3 भी प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिलेगा, MgOH2 भी प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिलेगा। तो इन सब को हम क्या कर सकते हैं? हम हटा सकते हैं, फिल्ट्रेशन से इन्हें हटा सकते हैं, और इस तरीके से हम टेम्पोररी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि परमानेंट हार्डनेस क्यों होती है पानी में। तो वाटर का जो परमानेंट हार्डनेस होता है दैट इज बिकॉज ऑफ सॉल्यूबल सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। तो कार्बोनेट्स के फॉर्म में होता है टेम्पोररी हार्डनेस,
क्लोराइड्स और सल्फेट्स के फॉर्म में जब रहता है तब होता है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को हम बॉइलिंग से रिमूव नहीं कर सकते हैं, हालांकि कुछ और तरीके हैं, जैसे कि एक तो हम इसे वॉशिंग सोडा के साथ ट्रीट करके हटा सकते हैं। दूसरा एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं कैलगन्स मेथड। इसके अलावा एक इनऑर्गेनिक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं परमुटेट प्रोसेस, और इसके अलावा एक ऑर्गेनिक मेथड भी होता है। तो ये 4 अलग अलग मेथड्स होते हैं जिससे हम वाटर के परमानेंट हार्डनेस को हटा सकते हैं। तो चलो एक एक करके चारों मेथड्स को समझते हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं वॉशिंग सोडा ट्रीटमेंट से कैसे हम परमानेंट हार्डनेस रिमूव करते हैं। वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। तो Na2CO3 की खास बात यह है कि ये जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स के साथ रिएक्ट करके कुछ इनसॉल्यूबल कार्बोनेट्स बना देता है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम हार्डनेस रिमूव करना चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ ऐड करें ताकि हमें कुछ इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट मिल जाए जिसे हम फिल्टर आउट कर सकें, ठीक है। तो लेट अस सपोज अगर हमारे पास कुछ मैग्नीशियम या कैल्शियम क्लोराइड्स हैं, ठीक है। यहाँ पर M जो है इट स्टैंड्स फॉर कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। तो लेट अस सपोज MCl2 कैल्शियम या मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसके साथ मैंने ऐड कर दिया वॉशिंग सोडा दैट इज Na2CO3। तो हमें क्या मिल जाता है? MCO3 का प्रेसिपिटेट प्लस 2 NaCl। तो बेसिकली हमें ये जो कार्बोनेट मिलता है ये क्या होता है? इनसॉल्यूबल। तो मुझे मिल जाता है इनसॉल्यूबल कार्बोनेट। अब चूंकि इनसॉल्यूबल कार्बोनेट होता है तो इट कैन बी इजीली रिमूव्ड, और इस तरीके से परमानेंट हार्डनेस भी रिमूव हो सकता है। तो ये तो हो गया क्लोराइड के केस में। अब मैंने कहा नहीं, क्या अगर सल्फेट रहे तब क्या होगा? तब कुछ नहीं, सिमिलर चीज होगी, MsO4 रहेगा। लाइक ये CaSO4 भी हो सकता है, Mg2SO4 भी हो सकता है। इसके साथ जब हम Na2CO3 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? MCO3 का प्रेसिपिटेट प्लस Na2SO4। तो ये क्या है? ये भी इनसॉल्यूबल कार्बोनेट है। तो इस तरीके से वॉशिंग सोडा ट्रीटमेंट से हम लोग परमानेंट हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं। अब देखते हैं कैलगन्स मेथड, ठीक है। ये कैलगन होता क्या है? क्या ये किसी साइंटिस्ट का नाम है? वेल नॉट रियली। कैलगन जो है ये कॉमर्शियल नेम है इस पर्टिकुलर कंपाउंड का, Na6P6O18, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। तो इसी कंपाउंड का कॉमर्शियल नाम है कैलगन। तो इसीलिए इस मेथड को कैलगन्स मेथड कहा जाता है, ठीक है। तो या इसमें क्या होगा? अब देखो बेसिकली ये जो कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से टूटता है। Na6P6O18 जो है ये टूट के बना सकता है 2Na प्लस Na4P6O18 2 माइनस, ठीक है। अब हमें क्या काम आता है? हमें काम आता है ये वाला कॉम्प्लेक्स एनायन। तो ये क्या है? ये एक एनायन है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, दिख रहा है हमें। सो बेसिकली तो कॉम्प्लेक्स भी है, सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स एनायन। और यही कॉम्प्लेक्स एनायन हमारे लिए बहुत काम की चीज है। कैसे? अब देखो हार्ड वाटर में क्या होता है? मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम आयंस, तो उसको हम M2+ से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर M जो है इट कुड स्टैंड फॉर कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। तो कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन के साथ हम इस कॉम्प्लेक्स एनायन को रिएक्ट करवाते हैं, Na4P6O18 2 माइनस। तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है Na2MP6O18 2 माइनस प्लस 2Na प्लस, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स एनायन है इसका काम क्या होता है? दिस कॉम्प्लेक्स एनायन कीप्स मैग्नीशियम आयन एंड कैल्शियम आयन इन सॉल्यूशन। तो ये मैग्नीशियम या कैल्शियम आयन को अपने साथ ले आया इस कॉम्प्लेक्स एनायन ने, राइट, एंड एज अ रिजल्ट जो मेरा वाटर था उसमें से इन आयंस को हटा लिया। तो इस तरीके से कैलगन्स मेथड से भी हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। तो चलो अगला मेथड देखते हैं परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने का, एंड दैट इज इनऑर्गेनिक मेथड, जिसे हम कहते हैं आयन एक्सचेंज मेथड। अब आयन एक्सचेंज मेथड को परमुटेट प्रोसेस या परमुटेट मेथड भी कहा जाता है। इनफैक्ट इसका एक और नाम है जियोलाइट प्रोसेस या फिर जियोलाइट मेथड। तो अब ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जियोलाइट जो है, व्हाट इज दिस? जियोलाइट इज बेसिकली हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट, that is NaAlSiO4,
ठीक है, दिस इज हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट। ओके, अब होता ये कि हम इसी का यूज करेंगे, क्वाइट ऑब्वियस है। इसे जब हम हार्ड वाटर में ऐड करते हैं तब क्या होता है, चलो देखें। तो हम ऐड कर देंगे सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को किसके साथ, हार्ड वाटर में। हार्ड वाटर में क्या होता है, मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम आयंस, तो M2+, तो यहां से बन जाता है MZ2 जो कि एक सॉलिड है, प्लस 2Na+। ठीक है, अच्छा, अब होता यह है कि ये रिएक्शन तब तक चलते रहता है जब तक हमारे पास ये जियोलाइट है, बट जैसे ही इसमें से सोडियम खत्म हो जाता है तो क्या होता है, मेरा ये पूरा रिएक्शन रुक जाएगा, करेक्ट। तो इसीलिए हाउ डू वी गेट मोर सोडियम, इट इज रीजेनरेटेड यूजिंग NaCl। तो यहां पर इसका एक सेटअप आप देख रहे हो जिसके अंदर ये हार्ड वाटर है जिसको हमने अंदर डाला, ठीक है, और हम देख रहे हैं कि अंदर जो है ये रिएक्शंस हो रहे हैं जिससे जो है हमारा हार्ड वाटर जो है वो सॉफ्ट वाटर में चेंज होके यहाँ से सॉफ्ट वाटर निकल रहा है। और इधर NaCl का रोल क्या है, टू रीजेनरेट दिस सोडियम, ताकि ये जो हमारा सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है ये चलता रहे और अंदर के रिएक्शंस होते रहे और हार्ड वाटर में से हार्डनेस रिमूव होते रहे। सो बेसिकली दिस इज हाउ द प्रोसेस लुक्स लाइक रफली। अब हम बात करेंगे चौथे मेथड की जो कि एक ऑर्गेनिक मेथड है। इसे हम ऑर्गेनिक एक्सचेंजर मेथड भी कहते हैं या फिर सिंथेटिक रेजिन्स मेथड भी कहते हैं। तो इसके अंदर खास बात ये होती है कि हम इसके अंदर यूज करते हैं एक्सचेंज रेजिन्स। तो बेसिकली इसके अंदर यूज करते हैं हम कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स, जिसे कैटायन एक्सचेंजर भी कहा जाता है, और इसके अंदर हम यूज करते हैं एनायन एक्सचेंज रेजिन्स। अब आप पूछोगे कि ये होती क्या चीजें, तो बेसिकली दीज आर लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये क्या होती हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होती हैं, उसीलिए इसे हम ऑर्गेनिक मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम कैटायन एक्सचेंज रेजिन की बात करते हैं तो बेसिकली ये क्या होता है, एक बड़ा सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसके एंड में होता है SO3H ग्रुप या फिर एक बड़ा सा ग्रुप जिसके पीछे होता है COOH ग्रुप। तो यानी कि ये एसिडिक ग्रुप लगे होते हैं इसे, इन्हें हम कहते हैं कैटायन एक्सचेंज रेजिन। तो इनकी खास बात ये होती है कि दे आर केपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग H+ आयंस, इसीलिए तो इनका नाम है एक्सचेंजर। सो दे आर केपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग H+ आयन। ठीक है, ये हो गया कैटायन एक्सचेंज रेजिन। अब बात करते हैं एनायन एक्सचेंज रेजिन की। तो एनायन एक्सचेंज रेजिन की हम यहां पर बात करेंगे। ये क्या होते हैं, एक बड़ा सा ग्रुप होता है जिसके लास्ट में होता है OH- या फिर एक लंबे से ग्रुप के पीछे होता है NH2-। तो देखो ये सारे क्या है, बेसिक ग्रुप्स हैं। ठीक है, इनकी क्या कैपेबिलिटी होती है, दे आर केपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग OH- आयंस। ये इनकी खास बात होती है। ठीक है, तो अब यहां तक में सबको ये तो समझ आ गया कि भाई कैटायन एक्सचेंज रेजिन क्या होते हैं और एनायन एक्सचेंज रेजिन क्या होते हैं। ठीक है, ये पूरा क्लियर हो गया। ओके, अब देखो होता क्या है कि कुछ एक लगभग इस तरह का सेटअप रहता है। अब इस सेटअप के अंदर यहां से हम अंदर डाल देते हैं हार्ड वाटर। ठीक है, यहां से हार्ड वाटर अंदर चला जाता है। इस तरफ होता है कैटायन एक्सचेंज रेजिन, इस तरफ होता है एनायन एक्सचेंज रेजिन। अब चलो देखें कि इनके अंदर रिएक्शंस क्या होते हैं। तो चलो हार्ड वाटर को मैंने इसके अंदर डाल दिया और हार्ड वाटर में होता क्या है, Ca2+ या फिर Mg2+, ये सब आयंस होते हैं हार्ड वाटर में जिनको रिमूव करना ही हमारा टास्क होता है। ठीक है ना, तो अब जैसे ही मैंने इसे डाल दिया और ये पहुंच गया कैटायन एक्सचेंज रेजिन के अंदर, तो क्या होगा, तो अभी अभी मैंने बताया कि जो कैटायन एक्सचेंज रेजिन होता है उसका ग्रुप कुछ यूं दिखता है। तो बेसिकली इस ग्रुप को अगर ध्यान से देखो तो इनमें एक H होता है, हाइड्रोजन आयंस होते हैं इनमें, राइट। तभी तो ये हाइड्रोजन आयंस को किसी और चीज के बदले में एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट। तो इस कैटायन एक्सचेंज रेजिन के अंदर हमारा रिएक्शन क्या होता है, लेट अस सपोज ये जो रेजिन है इसको हम RH से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारा रेजिन है, मतलब ये जो पूरा लंबा सा जो ग्रुप है ना इसको हमने R से डिनोट कर दिया। सो दिस इज माई रेजिन। ठीक है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा M2+ के साथ। ये M2+ कैल्शियम या मैग्नीशियम कुछ भी हो सकता है जो हार्ड वाटर में प्रेजेंट है, और इनके साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा MR2+
प्लस 2H+। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन आयन है दैट इज एक्सचेंज्ड फॉर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। मतलब यहाँ पर पहले जो है रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम आयन था या कैल्शियम आयन था, लेकिन अब प्रोडक्ट साइड में उसके बदले में H+ आयन आ गया। तो मतलब H+ आयन को एक्सचेंज कर दिया गया इन रिटर्न ऑफ कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम आयन। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, ओवरऑल ये कैटायन एक्सचेंज रेजिन का जो रिएक्शन था इसका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि हमें H+ आयन मिल गया। तो H+ आयन्स आर रिलीज्ड। अब अगर पानी के अंदर H+ आयन रिलीज हो गया तो इसका मतलब पानी क्या हो गया, वाटर बिकेम एसिडिक, क्योंकि H+ आयन के होने से तो पानी एसिडिक हो जाता है, तो वाटर मेरा एसिडिक हो गया। तो बाय द टाइम ये वाटर इसमें से निकला, कैटायन एक्सचेंजर से निकला, तो मेरा पानी क्या है, एसिडिक है। बट मुझे कैसा पानी चाहिए, मुझे तो न्यूट्रल पानी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा न्यूट्रल पानी चाहिए। यानी कि मुझे कहीं ना कहीं से OH- को रिलीज कराना पड़ेगा ताकि H+ और OH- एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे। और एग्जैक्टली यही काम होता है एनायन एक्सचेंज रेजिन के अंदर। तो चलो अब देखते हैं कि एनायन एक्सचेंज रेजिन के अंदर क्या होता है। तो एनायन एक्सचेंज रेजिन के अंदर जो मेरा रेजिन रहेगा वो क्या होगा, RNH2। जैसा कि मैंने बताया था इसके पीछे NH2 का ग्रुप लगा रहता है। सो दिस इज माय एनायन एक्सचेंज रेजिन। ठीक है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ, क्योंकि यहां से क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है। तो ये वाटर ही बेसिकली इसके अंदर घुस रहा है जो कि एसिडिक इन नेचर है, राइट। तो ये रेजिन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा RNH3+ OH-। ठीक है, और ये जो मेरा कंपाउंड है, ये कंपाउंड देखो क्या बनाता है, ये RNH3+ OH-, ये जो है इस एक्वस सॉल्यूशन में, तो आप देखो ये जो मेरा बना कंपाउंड, इसमें आपको दिख ही रहा है कि OH- कहीं ना कहीं अब आ गया है, राइट। बट ये फर्दर OH- ये जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस हैं, राइट। अब ये जो वाटर था ये प्योर वाटर तो था नहीं, करेक्ट, क्योंकि जब ये वाला मेरा रिएक्शन हुआ तो वाटर के साथ साथ भी इसके अंदर और भी आयंस होंगे, जैसे कि मान लो क्लोराइड आयंस हो सकते हैं, या फिर कार्बोनेट आयंस हो सकते हैं, या फिर सल्फेट आयंस हो सकते हैं। ये सारी चीजें भी उस सॉल्यूशन में रहेंगी, करेक्ट। तो जब ये वाला आयन ये X-, ये जो एनायंस हैं इनके साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएगा RNH3+ X- OH-। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरा रेजिन था। ये जो रेजिन है दिस इज केपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग दिस OH- आयन। तो ये किसके बदले में एक्सचेंज करेगा, ये किसी एनायन के बदले में एक्सचेंज करेगा, राइट। सो व्हाट इज दैट एनायन, ये पानी के सॉल्यूशन में जो भी, चाहे क्लोरीन का एनायन हो या सल्फेट का एनायन हो, जिसका भी एनायन रहेगा उसके बदले में ये इसको एक्सचेंज कर देगा। और ये क्या रिलीज कर देगा, ये रिलीज कर देगा OH- आयन। और ये OH- आयन क्या करेगा, ये जो मेरा OH- आयन है ये यहाँ पर जो H+ रिलीज हुआ था जिसके वजह से पानी एसिडिक था, इस H+ को न्यूट्रलाइज कर देगा। एंड एज अ रिजल्ट जो फाइनली जो मुझे वाटर यहाँ से मिलेगा, फाइनल आउटपुट जो मुझे मिलेगा वो वाटर क्या होगा, वो वाटर न्यूट्रल होगा। तो वाटर के बारे में तो हमने काफी सारी बातें कर ली। अब वाटर होता क्या है, हमने पढ़ा था, राइट, कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। तो अगर आइसोटोप्स के टर्म्स में बात करें तो वाटर जो है ये पहला आइसोटोप यानी कि प्रोटियम का ऑक्साइड है, H2O। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं हेवी वाटर की। हेवी वाटर बोले तो मतलब हाइड्रोजन का जो दूसरा आइसोटोप है दैट इज ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम का जो ऑक्साइड है, जिसे हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कह सकते हैं, उसे कहा जाता है हेवी वाटर, क्योंकि ये हेवी हाइड्रोजन का ऑक्साइड है। तो इसके भी बारे में अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये भी कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। इसे डिस्कवर किया था यूरे ने। अब इसके बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर हम हेवी वाटर यानी कि D2O को यूज़ करते हैं एज अ मॉडरेटर, और उसीलिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। हेवी वाटर की अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो दे आर वेरी सिमिलर टू वाटर, जस्ट दैट द रिएक्शन इज स्लोअर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, जैसे कि CaC2, ठीक है, ये जब H2O से रिएक्ट करता है तब भी हमें CaOH2 मिलता है, करेक्ट। इस तरह से दूसरा रिएक्शन देखो, SO3 के साथ जब रिएक्ट करेगा सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ D2O,
याद करो जब SO3 के साथ H2O रिएक्ट करता है तब भी तो हमें मिलता है ना भाई H2SO4। उसी तरह से यहाँ पर मिल रहा है D2SO4। जैसे Al4C3 के साथ D2O रिएक्ट कर रहा है तो मिल रहा है CD4 प्लस AlOD3। जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है AlOH3, उसी तरह यहाँ पर AlOD3 है। तो जो बिहेवियर है दैट इज वेरी मच सिमिलर टू H2O, जस्ट दैट जो रिएक्शंस होते हैं उनका जो रेट है दैट बिकम्स स्लोअर। डाईहाइड्रोजन की अगर हम बात करें एज अ फ्यूल, इनफैक्ट इस लेसन की शुरुआत में ही मैंने बताया था कि फ्यूचर में जो है हम ये देखना चाह रहे हैं, ये विजुअलाइज करना चाह रहे हैं कि कैसे हम हाइड्रोजन को एक सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज कर सके, राइट। तो हम नोटिस करते हैं विथ दिस डेटा, आप देख सकते हो कि जो डाईहाइड्रोजन है ये खूब सारा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है ऑन कंबशन। तो व्हेन यू कंपेयर इट विथ LPG और मीथेन, देखो ये जो एनर्जी रिलीज करता है दैट इज लाइक ह्यूज। इनफैक्ट डाईहाइड्रोजन कैन रिलीज एनर्जी विच इज इवन मोर देन पेट्रोल। तो चलो अब हम फटाफट से देखते हैं कि डाईहाइड्रोजन को अगर हम एक फ्यूल की तरह यूज करते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो बात अगर इसके एडवांटेजेस की करें तो सबसे पहला एडवांटेज, इट इज अबंडेंटली अवेलेबल। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हाइड्रोजन के अबंडेंस की अगर बात करें तो पूरे यूनिवर्स में इट इज लाइक मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, राइट। तो एबंडेंटली अवेलेबल तो है ही। दूसरा एडवांटेज, पोल्यूशन फ्री, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए दिस इज अ फ्रेंडली थिंग टू यूज। तीसरा फायदा यह है कि इट इज़ मोर एफिशिएंट दैन पेट्रोल, डीजल और कोल। इन सभी से ये ज़्यादा एफिशिएंट भी है क्योंकि ये ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। एंड फाइनली चौथा एडवांटेज ये है कि इट इज़ अ वेरी वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो एज अ रिजल्ट बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूज़ में, जहाँ पर हम फिलहाल कोल को यूज़ करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है बिकॉज कोल से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो वहाँ पर वी कैन रिप्लेस कोल विथ डाईहाइड्रोजन। अब बारी है इसके डिसएडवांटेजेस की कि अगर हम डाईहाइड्रोजन को एक फ्यूल की तरह यूज़ करें तो उसमें डिसएडवांटेजेस क्या है। पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि दिस इज इन्फ्लेमेटरी। सो डाईहाइड्रोजन इज इन्फ्लेमेटरी, तो कभी भी आग लग सकती है, तो इसकी स्टोरेज को लेकर के हमें स्पेशल ध्यान देना होगा। सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम एक सिलेंडर की बात करें विथ कॉम्प्रेस्ड फॉर्म ऑफ डाईहाइड्रोजन, तो उसका जो वजन होगा दैट विल बी ऑलमोस्ट 30 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ अ सिमिलर सिलेंडर विथ पेट्रोल। सो दैट मीन्स इसका वजन चूंकि इतना ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली पोर्टेबिलिटी की इशू रहेगी, स्टोरेज का भी इशू रहेगा। वी वुड नीड एक्सपेंसिव इंसुलेटेड टैंक्स टू स्टोर डाईहाइड्रोजन, तो वहाँ पर एक कॉस्ट का भी फैक्टर आ जाएगा। इतना ही नहीं, डाईहाइड्रोजन को अगर फ्यूल की तरह यूज़ करना है तो इस प्रोसेस के दौरान हमें ज़रूरत पड़ेगी एक कैटलिस्ट की। और कैटलिस्ट कौन है? कैटलिस्ट यहाँ पर है प्लैटिनम, और प्लैटिनम बहुत एबंडेंटली अवेलेबल नहीं होता है। तो ये कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं जिसके वजह से एटलीस्ट अभी वी डू नॉट सी डाईहाइड्रोजन बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल, बट वी स्टिल लुक फॉरवर्ड टू द हाइड्रोजन इकोनॉमी। तो यहीं पर ख़त्म होता है हमारा ये प्यारा सा लेसन ऑन हाइड्रोजन, और मुझे उम्मीद है कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको कॉन्सेप्ट्स हो गए होंगे क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि वैसे भी ये तो काफ़ी आसान सा लेसन था। और इसके बाद क्या करना है? इसके बाद कुछ खास नहीं, इस लेसन के पीछे जो भी क्वेश्चंस हैं उनको खुद से ट्राई करो एंड आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी एबल टू आंसर देम। और मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।